नमस्कार। एसआरएम डिजिज्ञान पर आप स्वागत है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पहले पेपर में राजनीतिक विज्ञान से संबंधित तीसरा चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और महाभियोग और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ हैं उसको लेकर के आपके सामने आया हूँ। अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से मेरी PDF को देख रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक हियर पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये महाभियोग है। महाभियोग का क्या होता है? महाभियोग है राष्ट्रपति को अपने समय से पूर्व में अगर उसको हटाया जाता है तो उसको महाभियोग कहते हैं। और उसकी चर्चा है वो भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेदों में की गई है। कौन से अनुच्छेद में कौन सी चर्चा की गई, क्या चर्चा की गई, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इसमें अमूमन कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 में केवल इतना बताया गया है कि राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। केवल अनुच्छेद 56 में इतना बताया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 61 बताया गया कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद 61 में दिखाया गया है। यानी अनुच्छेद 56 में केवल ये बताया गया कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को समय से पूर्व पहले हटाया जा सकता है पद से। और अनुच्छेद जो 61 है उसमें राष्ट्रपति के जो हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग है, उसके बारे में बताया गया है। ये बात आपके ध्यान में रखना है। और भारतीय संविधान में केवल एक बार एक ही ऐसा कारण है जो घटित होता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। केवल एक कारण है, वो क्या है? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर। अगर संविधान का उल्लंघन किया जाता है, संविधान का अतिक्रमण होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। और यह जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसमें ज़रूर नहीं है कि लोकसभा लाए, ये दोनों सदनों में जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। महाभियोग के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। महाभियोग के लिए सदन के कुल सदस्यों के कितने? 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। और जिस सदन में महाभियोग पहले लाया जाता है उस सदन का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगर राज्यसभा में पहले लाया जाता है तो राज्यसभा के सदस्यों का 1/4 सदस्यों के समर्थन चाहिए। और अगर ये लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के सदस्यों का 1/4 जो है सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। क्लियर? अगला क्या है? दूसरा सदन जांचकर्ता की भूमिका में रहेगा। अगर राज्यसभा में महाभियोग का लाया गया है तो लोकसभा है वो जांचकर्ता की भूमिका में रहेगा। अगर लोकसभा में लाया गया तो फिर राज्यसभा है वो इसकी जांचकर्ता की भूमिका में रहेगा। राष्ट्रपति को अपने पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी जाती है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई अपन रोक नहीं सकते। और इसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के रूप में तो राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी जाती है। और इसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के रूप में महान्यायवादी को छोड़ करके स्वयं या अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको छोड़ करके? महान्यायवादी को छोड़ करके किसी को भी भेज सकता है जो क्या हो? विधि का ज्ञाता हो। किसी को भी भेज सकता जो विधि का ज्ञाता होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। एक बार और देख लेना, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी जाती है। और इसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के रूप में महान्यायवादी को छोड़ करके, जो महान्यायवादी होता है उसको छोड़कर किसी को भी भेज सकता है जो विधि का क्या हो? ज्ञाता हो। सदन में चर्चा से पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी। सदन में चर्चा महाभियोग के संबंध में अगर कोई सदन महाभियोग लाता है तो उससे पूर्व सदन में क्या हो जाती है? चर्चा रखी जाती है। तो उस चर्चा में क्या होता है? सदन में चर्चा से पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। अगर अपन सदन में चर्चा रखते हैं इसके संबंध में तो इससे 14 दिन पूर्व में क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि अपन आपके खिलाफ है, वो अमुक सदन के द्वारा है, वो
महाभियोग लाया जा रहा है और जिसमें ये कारण बताया गया कि आपने यहाँ संविधान का उल्लंघन किया, अतिक्रमण किया है, तो उसके संबंध में राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट है वो तैयार कर सके। दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होगा। ध्यान में रखना इस बात को। अगर कोई सदन महाभियोग ला रहा है तो उसके लिए 1/4 कुल सदस्यों का 1/4 जो समर्थन है वो हासिल होना चाहिए। और अगर उसको पारित करना होता है सदन में, पारित करने के लिए क्या करना चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 यानी 2/3 बहुमत है वो अनिवार्य होगा, 2/3 बहुमत से ही पारित होगा। अब तक भारत में किसी भी, ये थोड़ी सी बातें और है, अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को हटाने के हेतु महाभियोग नहीं लाया गया है। किसी भी राष्ट्रपति को हटाने हेतु महाभियोग नहीं लाया गया है। और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय राष्ट्रपति को सभी शक्तियां प्राप्त होगी जो पहले से होती है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय उसकी शक्तियों में किसी भी प्रकार का कोई कटौती नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके पास यथावत सारी शक्तियाँ विधिवत रहेगी। यदि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग विधि से हटा दिया गया है, अगर किसी राष्ट्रपति को, अभी तक भारत में ऐसा हुआ नहीं है, अगर मान लो किसी को हटा दिया गया है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसे पेंशन और भत्ते प्राप्त नहीं होंगे। जो राष्ट्रपति को आजीवन तक पेंशन और भत्ते मिलते हैं तो वो स्वतः ही उसमें बंद हो जाएंगे। महाभियोग से पदच्युत राष्ट्रपति में भारत में पुनः चुनाव लड़ सकता है। महाभियोग से पदच्युत यानी पद से हटावा कोई भी अगर राष्ट्रपति भारत में चाहे तो वो पुनः दोबारा चुनाव लड़ सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये अपने महाभियोग से संबंधित चर्चा सदन में चर्चा रखने से पहले की बातें हैं। अब अपन चलते हैं आगे। ऐसी बातें जो जाननी क्या है, जरूरी है। ऐसी बातें जो जाननी जरूरी है। ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, ये बात, दो बात ध्यान रखना। ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, और वो कौन होते हैं? विधानसभा के सदस्य। भारत की जितने भी विधानसभाओं के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे कौन सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के महाभियोग में तो भाग लेते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? वो लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। जो मनोनीत सदस्य हैं वो महाभियोग में भाग ले सकते हैं लेकिन चुनाव में नहीं ले सकते। ये इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है? तो राष्ट्रपति की शक्तियों में देखिए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, इस प्रकार से ये 5 प्रकार से, कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो अब इनमें हम सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे? कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं। तो कार्यपालिका के संबंध में कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को होती है? तो अनुच्छेद 53 में, जी हाँ, यहाँ से अपन ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 53 में देश की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में तो है वो। हाँ, तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं, भारत के समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, वो किस में निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। एवं राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों से इन शक्तियों का प्रयोग करवा सकता है। राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनसे इन शक्तियों का क्या करवा सकता है? प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 में क्या कहा है? राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श से ही कार्य करेंगे। तो अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श से ही कार्य करेंगे।
ये अनुच्छेद 74 में दिया गया था मंत्रिपरिषद का नाम है। इनसे पहले मंत्रिपरिषद नहीं होता था, क्या होता था, मंत्रिमंडल नाम होता था। इनसे पहले नाम होता था मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या फ़र्क होता है? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है और मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है, जिसमें राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये आप ध्यान में रखना। अगला 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने को बाध्यकारी होंगे। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो हुआ था उसके अनुसार क्या किया गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ था और उसके बाद में जो इमरजेंसी लगी, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन है जो 1978 में हुआ था, वो उसके अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस भेज सकता है। मंत्री को बर्खास्त या त्यागपत्र राष्ट्रपति को देने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है। मंत्री को बर्खास्त या त्यागपत्र देने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है। इसलिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अनुच्छेद 75 में क्या कहा है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल है, कौन से सदन में? लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है उसके जो दल नेता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और इन्हें शपथ दिलाई जाती है। इनको क्या दिलाई जाती है? शपथ। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति को आमंत्रित करता है, परंतु उसे अपना बहुमत साबित करना होता है। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आमंत्रित करता है सत्ता के लिए, सरकार बनाने के लिए, परंतु उसे क्या करना होता है? अपना बहुमत साबित करना होता है। वो गठबंधन से करे, किसी भी प्रकार से करे, वो अपने उसको क्या करना पड़ता है? बहुमत को साबित करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं एवं शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों के विभागों का आवंटन या फेरबदल कौन कर सकता है? ये प्रधानमंत्री की कर सकता है, इसमें राष्ट्रपति नहीं कर सकता। हाँ, सलाह किसे ले सकता प्रधानमंत्री? कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में और क्या है? अनुच्छेद 77 के अनुसार मंत्रियों के कार्य आवंटन संबंधी नियम राष्ट्रपति बनाता है। मंत्रियों को कौन सा जो प्रभार सौंपे जाते हैं, कार्य आवंटन संबंधी नियम है वो राष्ट्रपति बनाता है। और मंत्रियों को कार्य आवंटन संबंधी नियम कब बनाए गए थे? 1961 में बनाए गए थे। जो मंत्रियों को कार्य आवंटन संबंधी नियम है वो 1961 में बनाए गए थे। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति विधि निर्माण प्रशासन से संबंधित सूचनाएं मांग सकता है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति विधि निर्माण प्रशासन से संबंधित सूचनाएं मांग सकता है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि समय पर देश में विधि निर्माण एवं प्रशासन संबंधी सूचना से राष्ट्रपति को अवगत करवाएं। अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति विधि निर्माण प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य भी बनता है कि समय समय पर देश में विधि निर्माण एवं प्रशासन संबंधी सूचना से राष्ट्रपति को क्या करवाएं? अवगत करवाइए। कौन करेगा विधि निर्माण संबंधी सूचना से अवगत करे? प्रधानमंत्री। किसको? राष्ट्रपति को। अब तीन अनुच्छेद दिखाएंगे, उन अनुच्छेद को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अनुच्छेद 338 में क्या किया गया है? अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 में एक ऐसा प्रावधान किया गया जिसमें अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 338A इसी का भाग है, उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हो सकता है या किया जाता है। अनुच्छेद 338B इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका गठन किया जा सकता है। ये तीन अनुच्छेद है, 338, 338A, 338B। 338 में क्या है? अनुसूचित जाति आयोग, और 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग और 338B में पिछड़ा वर्ग आयोग। अब इनमें क्या क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होता है। और इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका गठन कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है।
ओके, चल तो आगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में क्या है। अनुच्छेद 339 में राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण हेतु एक अस्थायी आयोग का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 339 में एक प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण हेतु क्या कर सकता है, एक अस्थायी आयोग का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु समय समय पर आयोग का गठन कर सकता है या करेगा। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति क्या करता है, पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु समय समय पर आयोग का गठन करता जाएगा। जैसे 2 आयोग पहले बने थे, कौन कौन सा। 1953 में बना था काका कालेलकर आयोग, 1953 में काका कालेलकर एक आयोग बना था। एक 1979 में बना था बीपी मंडल आयोग। मंडल आयोग के नाम से आप सब जानते हैं। जो मंडल आयोग क्या था, वो पिछड़े वर्ग के लिए एक वरदान साबित हुआ था। और उसकी जो अध्यक्ष थी, वो अध्यक्ष कौन थे, विदेश्वरी प्रसाद नाम से कोई थे, विदेश्वरी प्रसाद, और उनके नाम पर बीपी मंडल आयोग बना था। अनुच्छेद 341 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकता है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के जैसे अपना राज्य राजस्थान है, तो राष्ट्रपति राजस्थान के राज्यपाल से परामर्श करके और उनमें से किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकता है। ये उसके पास शक्ति होती है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आता है। अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति के पास में एक ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकता है। 341 और 342 में क्या है, 341 में शेड्यूल कास्ट का जो किसी भी जाति को है, वो राज्यपाल से परामर्श करके, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके और एससी के अंतर्गत डाल सकता है। और 342 में किसी भी राज्य संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके और उसे अनुसूचित जाति में शामिल कर सकता है। ये भी उनके पास में पावर होता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आज अनुच्छेद 263 में अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर, राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। जैसे सरकारी आयोग अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया थे उनके, इसलिए इस आयोग का नाम ही सरकारी आयोग रखा था। वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया है उन्होंने, सिफारिश 1990 में गठन किया गया था। 1990 में एक सिफारिश की गई, उसके 1990 की सिफारिश के आधार पर इसका क्या किया गया था, गठन किया। नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, नियुक्ति किन किन की कर सकता है राष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। संघ शासित प्रदेश उपराज्यपाल, प्रशासक, आयुक्त, जो संघ शासित प्रदेश होते हैं ना, उनमें उपराज्यपाल या प्रशासक या आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है, राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ शासित प्रदेश में उपराज्यपाल, प्रशासक या आयुक्त की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विदेशों में उच्चायुक्त और राजदूत की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उच्चायुक्त होता है वो राष्ट्रमंडल देश में होते हैं, और राजदूत है वो अन्य देशों में होते हैं। राष्ट्रमंडल देश में कौन रहते हैं, जो इंग्लैंड के उपनिवेश राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, केंद्रीय वित्त आयोग, इन सभी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ये आपका पाठ हो गया जो था संबंधित, तो वो चैप्टर पूरा हो गया है। अब आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप ज़रूर मेरे इस चैनल एसआरएम डिजी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए और मेरे नोट्स बनाए हुए पसंद आए तो इन्हें आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।